हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू तगड़े क्लासेस। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। हाँ, लास्ट लेक्चर में भी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 टाइप कर लिए थे ऑलरेडी, और आज हम उसके जो बाकी के लेफ्ट ओवर्स हैं, यानी कि बाकी के 4 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए और पूरा लेक्चर देखिए। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स खत्म हो जाएंगे और आप उनके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं पूरा लेक्चर। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना अगला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम ऑलरेडी 2 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर चुके हैं। थर्ड है हमारा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है जी, अगला टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि जरूरी नहीं है कि जो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सिर्फ वही एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कर रहे हो। फ्रेगमेंटेशन में जो ऑर्गेनिज्म होगा वो बेटा मल्टी सेल्यूलर होगा। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर रहा है सेक्सुअली वो बेटा मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेटा स्पाइरोगायरा। ठीक है, फ्रेगमेंट में एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। पहले मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ, उसके बाद हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, जो स्पाइरोगायरा है ठीक है, स्पाइरोगायरा बेटा अलग अलग छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। ठीक है, और ये सारे फ्रेगमेंट्स जो हैं वो डेवलप करेंगे एक नए नए मतलब एक न्यूली मेड इंडिविजुअल में। ठीक है, न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल बन जाएंगे जो सारे स्पाइरोगायरा होंगे। ठीक है बेटा, तो ये होता है आपका फ्रेगमेंटेशन में। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म breaks into many fragments ठीक है, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में जब टूट जाएगा कोई भी ऑर्गेनिज्म, एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, और हर एक जो फ्रेगमेंट होगा आपका वो एक नया इंडिविजुअल बना देगा। फ्रेगमेंट का मतलब होगा यहाँ पर आपका पीसेस। ठीक है, फ्रेगमेंट का मतलब होगा बेटा यहाँ पर पीसेस, जैसे कि हुआ है। ठीक है, स्पाइरोगायरा है वो फ्रेगमेंट में टूटा और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो नए इंडिविजुअल में डेवलप हो गया। ये एग्जांपल है आपका स्पाइरोगायरा का। ये आपका एक बेटा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारा फ्रेगमेंटेशन। क्लियर। इससे आगे अगर करते हैं, फोर्थ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हमारा बेटा है रीजनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा रीजनरेशन टाइप। ठीक है, अब रीजनरेशन कराने से पहले मैं आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ कि हम लोग बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है। रीजनरेशन में ये डिफरेंस है कि वो जो इंडिविजुअल जितने भी पीसेस में डिवाइड होगा, ठीक है, उस इंडिविजुअल के जो बाकी के पीसेस होंगे, जो कट आउट पार्ट्स है, खाली वो कट आउट पार्ट्स रीजनरेट होंगे। ठीक है, ये रीजनरेटिव कैपेबिलिटी है इन सेल्स में कि रीजनरेट हो सकते हैं बाकी के पार्ट्स जो आपके कटिंग हुआ है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पार्ट नया डेवलप हो रहा है, पूरा पार्ट नहीं डेवलप होता, जो खाली जहां से कटिंग हुई है, जो रीजनरेटेड पार्ट्स हैं वो डेवलप होंगे। एग्जाम्पल देखिए और उसके बाद आप लोग डायग्राम देखिएगा, उससे आपको जरूर समझ आएगा। रीजनरेशन का एग्जाम्पल है बेटा प्लानेरिया। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सबसे ज्यादा या हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन है, दैट इज प्लानेरिया। ठीक है, प्लानेरिया सबसे ज्यादा जल्दी रीजनरेट कर सकता है। अब मैं आपको अगर इसका डायग्राम बना के दिखाऊं तो डायग्राम के थ्रू आप लोग समझिएगा। जैसे कि ये बेटा प्लानेरिया है। ठीक है, अब हमने इसको कट किया,
ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। जब ये रीजनरेट होना होगा तो होगा क्या, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, इतना पार्ट कट हुआ था, इसके बाद जो इसका बाकी का हिस्सा था वो रीजनरेट होगा, ठीक है। यहां पर इसका ये वाला हिस्सा रीजनरेट होगा और यहां पर इसका ये वाला हिस्सा रीजनरेट होगा। तो समझ आया प्लान एरिया क्या है। प्लान एरिया में जो आपका जिस भी हिस्से में कटा है, जो भी आपका पीस कटा है, उसके अलावा जो बाकी बॉडी के सेल्स होंगे वो रीजनरेट करेंगे अपने अपने बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। समझ आया। एग्जाम्पल इसका बेटा प्लान एरिया है, ठीक है, क्लियर। रीजनरेशन का लिखेंगे, रीजनरेशन क्या लिखेंगे, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कट्स into pieces accidentally, क्योंकि ये बेटा रिप्रोडक्शन के लिए जानबूझ के तो अपने आप को नहीं काटेगा, एक्सीडेंटली ही कट होगा, ठीक है। पीसेस इनटू एक्सीडेंटली, ईच पीस रीजनरेट इट्स लॉस्ट पार्ट, ठीक है, अपने लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर लेगा एंड डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, और नए पार्ट में बेटा अपने आप को डेवलप कर लेगा। ये एग्जांपल है प्लान एरिया का। समझ आ गया है। जैसे कि हमारे घरों में जो लिजार्ड होती है, कभी कभी क्या करेगी, वो अपने प्रेडेटर्स से बचने के लिए, जो भाग रही होती है प्रेडेटर से बचने के लिए, जो उसकी पूंछ होती है वो उसको वहीं छोड़ जाते हैं, मतलब उसको डिस्कनेक्ट कर देती है अपनी बॉडी से और लिजर्ड निकल जाती है, ठीक है, क्योंकि उसकी पूंछ हैवी होती है जो उसको भागने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो अपनी पूंछ को छोड़कर वो भाग जाती है। वहां पर भी क्या है, रीजनरेटिव कैपेसिटी है, उन सेल्स में भी क्या है, रीजनरेटिव कैपेसिटी है कि वो जो लिजर्ड है वो अपनी पूंछ को वापस रीजनरेट कर लेती है। लेकिन इसको हम रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, वहां पर हम रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जो लिजर्ड है वो तो अपनी पूंछ को वापस कर पा रही है रीजनरेट, लेकिन जो पूंछ है क्या वो अपने आगे वाले हिस्से को रीजनरेट कर पा रहा है, नहीं, ठीक है। तो ये इसमें रीजनरेटिव वाली कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है उन सेल्स में रीजनरेट करने की, लेकिन वो जो टाइप है, वो जो मतलब उसका डिवीजन हो रहा है वो रिप्रोडक्शन के लिए नहीं हो रहा है और ना उसमें रिप्रोडक्शन हो सकती, तो उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप कंसीडर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। खाली उन सेल्स में रीजनरेटिव की कैपेसिटी है। उसी तरीके से जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेन्स हैं, उनमें भी रीजनरेटिव की कैपेसिटी है, ठीक है जी। ये समझ आ गया बेटा। आगे चलते हैं अगले सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव टाइप पे, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन के एग्जाम्पल है बेटा राइजोपस, जो एक ईस्ट है जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके घर में कोई भी ब्रेड हो, रोटी बोल दो आप उसको, या नॉर्मल ब्रेड हो गई, उसको आप थोड़ा सा मॉइस्ट कंडीशन में करके, मतलब थोड़ा सा उसको गीला करके आप उसको बाहर रख दीजिए धूप में, गर्मी में, ह्यूमिड क्लाइमेट में, ठीक है। तो वहां पर थोड़ी थोड़ी सी क्या लगने लग जाएंगे, उसमें ईस्ट ग्रो कर जाएगी, यानी कि उसमें ब्रेड मोल्ड ग्रो कर जाएंगी, ठीक है। दैट इज एग्जांपल ऑफ द ईस्ट। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है बेटा जी। ठीक है जी। ये एक डायग्राम है किसी भी ईस्ट का। तो ये होता है बेटा, ये होंगे स्पोर्स, ठीक है। ये होगा स्पोरेंजियम, ठीक है। ये होते हैं इनके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा हाइफे, ठीक है। ये तीन चीजें फिलहाल लेबलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग स्पोरेंजियम बोलते हैं, और स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, ठीक है।
स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोर्स है। अब होगा क्या, ये स्पोर्स जो है वो स्पोरेंजियम के अंदर ही होंगे, लेकिन क्या होगा, जैसे ही स्पोरेंजियम बस्ट आउट होगा, ठीक है, बस्ट आउट होगा, ये जो स्पोर्स है ये बाहर की तरफ घूमेंगे, मतलब स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है जी। स्प्रेड होने के बाद इधर उधर जहां पर भी जमीन पर जाकर गिरेंगे, वहां पर क्या होगा, अगर उनको अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया ईस्ट के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन है, थोड़ा सा मॉइस्चर और थोड़ा सा वार्मथ, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए उसको, तो जैसे उनको अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वहां पे डेवलप्स इनटू अ न्यू ईस्ट, ठीक है। तो हो क्या रहा है, एक ईस्ट एक दूसरे ईस्ट को रिप्रोड्यूस करने के लिए स्पोर्स की हेल्प ले रही है, इसीलिए इसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर हुआ। तो और एक चीज और है, स्पोर की एक एडवांटेज है, यानी कि स्पोर्स क्यों ये आपके जो है वो 100 ऑफ स्पोर्स बनते होंगे, तो इन स्पोर्स का क्या फंक्शन है, स्पोर्स की क्या एडवांटेज है। स्पोर्स के बेटा आउटर मोस्ट एक लेयर होती है, ठीक है, जो उसको हेल्प करती है, जो बाहर का क्लाइमेट है, जो अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी उनसे लड़ने के लिए, ठीक है, इसलिए स्पोर्स जो है वो ज्यादा दिन तक रह सकते हैं। ये चीज समझ आई। जब अगर हम स्पोर फॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इन अ स्पोरेंजियम spores are present and when it gets burst, ठीक है, जब ये बर्स्ट होगा, spores spread in the air and when it gets favorable condition, it develops into new individual, ठीक है जी। तो स्पोर जो है फैल जाएंगे और जहां भी वो जाके गिरेंगे, जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो डेवलप करेगा नए ईस्ट पे। तो सीधे सीधे सी अगर जब स्पोर हेल्प कर रहे हैं एक ईस्ट से दूसरी ईस्ट को रिप्रोड्यूस करने में, उसको हम बोलेंगे बेटा स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर है, स्पोर फॉर्मेशन सबको समझ आया। आगे है और हमारा लास्ट है बेटा ये एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ एनिमल्स ही नहीं बल्कि प्लांट्स भी कुछ एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ एनिमल नहीं, प्लांट भी एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा, और जब प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा तो उसको हम बोलेंगे बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव दैट इज रिलेटेड टू समथिंग वेजिटेबल और समथिंग रिलेटेड टू प्लांट। तो इसीलिए ये रिप्रोडक्शन किस चीज का है, प्लांट का है। जब भी आपका प्लांट रिप्रोड्यूस कर रहा है एसेक्सुअल मोड ऑफ तरीके से तो हम उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि पार्ट्स ऑफ प्लांट देखते हैं, ठीक है, हम सब ने पढ़ा होगा कि भाई प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, ये है प्लांट का फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, और ये है प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा फ्लावर, यानी प्लांट के रिप्रोडक्शन में कौन हेल्प करेगा, फ्लावर करेगा, ठीक है, नया प्लांट बनाने में फ्लावर करेगा। वेजिटेटिव पार्ट होते हैं बेटा इसके लीफ, रूट और स्टेम, ये इसके वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। तो यहीं से हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन मिल गई है, क्या, व्हेन द वेजिटेटिव पार्ट यानी कि लीफ, रूट, स्टेम हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है जी। डेफिनेशन अगर लिखेंगे हम, व्हेन the vegetative part of the plant ब्रैकेट में क्या लिखें, रूट वेजिटेटिव पार्ट, स्टेम
और लीव्स हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन या हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स, तो उसको हम बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर है, इतना सब ठीक है। अब जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो तरीके का होता है, ठीक है। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा वो बेटा दो तरीके का होगा। कैसे? एक होगा नेचुरल और दूसरा होगा आर्टिफिशियल। अगर वो अपने आप रिप्रोड्यूस करा पा रहा है प्लांट के पार्ट से, ठीक है, अदर देन द फ्लावर, अगर वो नेचुरली प्रोड्यूस करवा पा रहा है तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, ठीक है। अगर वो आर्टिफिशियली करवाएंगे तो वो आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कौन सा होगा? आर्टिफिशियल वाला। नेचुरल वाला मतलब कि रूट के थ्रू हो सकता है बेटा, स्टेम के थ्रू हो सकता है और आपका लीव्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है। जबकि आर्टिफिशियल में हम बोलेंगे ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर। तो जो ये वाली चीजें होंगी ये आपकी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आएंगी, ठीक है। अब इनके एक बार जरा एग्जांपल मैं बता देती हूँ आपको डायग्राम के साथ, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी में है वो यहीं से है। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ स्टेम की, स्टेम में एग्जांपल है बेटा पोटैटो, ठीक है। जो पोटैटो होते हैं उनके पास नोड्स बने होते हैं, है ना। पोटैटो के पास नोड्स बने हुए होंगे। तो स्टेम के थ्रू अगर कोई प्लांट उग रहा है उसको हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में देखेंगे, और स्टेम का एग्जांपल हो सकता है पोटैटो, ठीक है। वहीं दूसरा अगर मैं बोलूं रूट का एग्जांपल, जी बेटा हाँ पोटैटो स्टेम है, ठीक है, पोटैटो स्टेम है आपकी। क्लियर? रूट का एग्जांपल देखें तो रूट का एग्जांपल देखें तो बेटा स्वीट पोटैटो। जब रूट से कोई नया प्लांट उग रहा है तो वो रूट का नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, जिसका एग्जांपल है आपका रूट। क्लियर है? अगला देखिए अगर हम लीफ का, अगला एग्जांपल अगर हम लीफ का देखें, अगर लीफ पे ही नए पत्ते उग रहे हैं तो वो लीफ का नेचुरल वेजिटेटिव है। इसका एग्जांपल है बेटा ब्रायोफाइलम। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो तरीके का हो सकता है आपका, नेचुरल या आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी वो किस किस पार्ट से ग्रो कर सकता है? रूट से कर सकता है, स्टेम से कर सकता है, लीफ से कर सकता है, ठीक है। अगर रूट से करेगा तो उसमें एग्जांपल स्वीट पोटैटो है, स्टेम से करेगा तो बेटा पोटैटो है, और लीफ से करेगा तो इसका एग्जांपल बेटा ब्रायोफाइलम है, ठीक है। जबकि अगर वो नेचुरली करता है, आर्टिफिशियली करेगा तो ग्राफ्टिंग होगी, लेयरिंग होगी और टिश्यू कल्चर होगा, ठीक है जी। क्लियर है? ठीक है बेटा जी, तो ये समझ आ गया आपको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल में अगर हम बोलेंगे तो आर्टिफिशियल में हम लोग करेंगे पहले ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है? जैसे कि आप ये कोई एक स्टेम है, ठीक है, किसी और प्लांट की, और हमें कोई दूसरी स्टेम लगानी है उसी सेम प्लांट में, तो हम इसको इस तरीके से पहले प्लांट की स्टेम को इस तरीके से कट करेंगे, और जो दूसरी स्टेम है हम उसको यहाँ पर क्या कर देंगे? इंसर्ट कर देंगे सेम इसी तरीके से, इसको कवर कर दिया जाएगा, और इससे क्या है, एक नया जो आपका हाइब्रिड प्लांट है वो उग जाएगा, ठीक है बेटा। ये तो हो गया ग्राफ्टिंग का तरीका। ये बहुत ज्यादा आपका सिलेबस में नहीं है तो मैं डिटेल में नहीं करा रही हूँ। सिलेबस में मेजरली बेटा आपका ब्रायोफाइलम है, जो आपको याद होना चाहिए कि लीफ से जो प्रोपोगेशन हो रही है बेटा वो ब्रायोफाइलम की है, ठीक है। लेयरिंग की बात करें तो लेयरिंग में क्या करना है? ये अगर स्टेम का हिस्सा है, ठीक है,
तो इसमें से यहाँ से इतनी स्टेम जो है हम लोग निकाल देंगे, यानी कि सिर्फ बाहर बाहर का हिस्सा, ठीक है। अगर बाहर बाहर का हिस्सा हम लोग मिटाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। ये इतना इतना हिस्सा हमने निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर इसको कवर कर देते हैं, जिस भी आपको प्लांट को उसको इंट्रोड्यूस कराना हो उसको मिलाकर। तो ग्राफ्टिंग और लेयरिंग हो गई, इतना ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमको क्यों यूज करना चाहिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। ये वाला टॉपिक है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हम लोगों को इंपॉर्टेंस बताइए, सिग्निफिकेंस बताइए। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि उन प्लांट को हम उन प्लांट के लिए यूज कर सकते हैं हम जो आपके सीडलेस है ना, वो जो फ्रूट्स आपके सीडलेस फ्रूट्स हैं जिनमें सीड है ही नहीं, तो नया पेड़ उगाने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज कर सकते हैं। या फिर ऐसे पेड़ जिनमें जो सीड्स है वो बहुत कम है ना, जिनके सीड्स बहुत कम होंगे उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें पहला लिख देती हूँ सिग्निफिकेंस, इट इज यूज्ड फॉर सीडलेस फ्रूट्स या सीडलेस प्लांट्स और प्लांट्स विद लेस सीड्स, है ना। पहला पॉइंट समझ आया कि जिस भी आपके प्लांट में सीड कम होंगे या ऐसा प्लांट जो सीडलेस है उसमें हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि बेटा एग्जांपल यहां पर लिख लीजिए, बनाना, ऑरेंज, ठीक है, क्लियर, जैस्मिन, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन क्या हो सकता है कि हम किसी ऐसी जगह पर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं प्लांट्स को जहां की इन्वायरमेंटल कंडीशन ठीक नहीं है ना, जहां का इन्वायरमेंट कंडीशन जो है वो प्लांट को हेल्प नहीं करता है सीड को जर्मिनेट करने के लिए, वहां पर भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से यूज कर सकते हैं, नए प्लांट्स को उगा सकते हैं। तो दूसरा आपका हो गया बेटा क्या चीज कि इट इज यूज्ड इन द एरियाज where climatic conditions will not allow seed to germinate, ठीक है। जहां पर सीड को जर्मिनेट ही नहीं होने देंगे वहां पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं इन चीजों को। तीसरा क्या है बेटा, इसका तीसरा क्या हो सकता है फंक्शन, तीसरी सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है, ये सबसे चीपर मेथड है, इजियर मेथड है और फास्टर मेथड है किसी प्लांट को ग्रो कराने के लिए, ठीक है। इट इज चीपर, फास्टर एंड इजियर मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है बेटा, कितना समझ आया। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की कुछ फंक्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं कि हम लोगों को चाहिए क्यों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसलिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कुछ सिग्निफिकेंस बताइए आपकी इसकी वेजिटेटिव। चौथा क्या है कि इट इज यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए, ठीक है जी। जैसे कि आपका बेटा रोज हो गया, क्लियर है। ये तो कुछ फंक्शंस हो गए आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। अच्छे से करना है आपको, अच्छे से पढ़ाई करनी है। इसके बाद बेटा हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो खत्म हो चुका है, किसके लिए, प्लांट्स वाला। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमारे यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, यानी कि हमें अब स्टार्ट करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, क्लियर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर वाला करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, क्लियर बेटा। तब तक बेटा लर्न करते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, कीप रिवाइजिंग, लर्निंग एंड इवॉल्विंग। थैंक यू।